हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू नेक्स्ट जनरेशन क्लासेस। प्रीवियस क्लासेस में हमने हेनरी फ्योल के 9 प्रिंसिपल पढ़े थे और हमने कहा था कि हेनरी फ्योल ने जो है 14 प्रिंसिपल दिए हैं। तो हेनरी फ्योल के रिमेनिंग 5 प्रिंसिपल बचते हैं और हमने इससे पहले कहा था वैसे तो बहुत सारे स्कॉलर्स आए जिन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी, अपने अपने रूल रेगुलेशन दिए, अपने अपने प्रिंसिपल्स दिए, बट मेनली जो हमें 12th में स्टडी करनी है वो हमने कहा था हम 2 राइटर के बारे में स्टडी करेंगे। एक है हेनरी फ्योल, एक है टेलर। तो हमने कहा था जो हेनरी फ्योल के हैं उसके हैं 14 प्रिंसिपल और जो अगर हम बात करें टेलर की तो टेलर ने जो है 4 प्रिंसिपल और 8 टेक्निक दी थी, जो कि हम नेक्स्ट क्लासेस में ये डिस्कस करेंगे। 4 प्रिंसिपल एंड 8 टेक्निक। तो हेनरी फ्योल के जो है 9 प्रिंसिपल हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में कवर कर चुके हैं। अब जो है हम जो रिमेनिंग 5 प्रिंसिपल बचे हुए हैं उसको आज जो है हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक प्रिंसिपल जो है उसका नाम है डिसिप्लिन। ये प्रिंसिपल कहता है कि देखिए जैसे आपके स्कूल में है, आपके स्कूल का टाइमिंग फिक्स है कि 8 o'clock आपको मॉर्निंग में आना है, फिर लंच फिक्स है कि इस टाइम रिसेस होगी, आपका लंच होगा, इस टाइम 10 मिनट का ब्रेक होगा, इस टाइम आपके स्कूल का ऑफ होगा। तो ये सब क्या है? डिसिप्लिन। और क्या है डिसिप्लिन में कि आपको स्कूल के यूनिफॉर्म में आना है, आपके जो हेयर जो है कटे हुए होने चाहिए, छोटे छोटे होने चाहिए, आपके नेल्स बड़े नहीं होने चाहिए और प्रॉपर टाई होनी चाहिए, कपड़े साफ होने चाहिए, वॉश हुए होने चाहिए। ये सब किस में आएगा? डिसिप्लिन। इसका मतलब डिसिप्लिन में कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि क्या होते हैं? रिजिड, जो कि होते हैं फिक्स्ड। कुछ लोगों का ये मानना है डिसिप्लिन टेक अवे फ्रीडम, कि डिसिप्लिन से जो है हमारी आज़ादी चली जाती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ऑफिस में, कि ऑफिस में आप किसी से बात नहीं कर सकते अनलेस कि जब तक आपको किसी से कोई काम न हो। अगर हमने ऑफिस में ये रूल बना दिया तो ये डिसिप्लिन है, लेकिन इससे आप लोगों की क्या चली गई? फ्रीडम, कि आप कुछ भी नहीं कर सकते ऑफिस में। आप ऐसे नहीं कि कभी भी कुछ भी खाने लगे, उसका टाइम है, जब आपका रिसेस होगी या जब आपको ब्रेक मिलेगा, हर 10 मिनट का ब्रेक मिलता है, 2 घंटे बाद जब आप खा सकते हो, आपको ये काम करना है। तो कुछ का मानना है कि डिसिप्लिन से हमारी क्या चली जाती है? आज़ादी चली जाती है, हम अपनी मन मर्जी नहीं कर सकते। और एक है कुछ का मानना है डिसिप्लिन इट इज इम्पोजिशन। इम्पोजिशन का मतलब कि कोई भी चीज़ हमारे ऊपर जो है थोपी जाती है। इम्पोजिशन का मतलब थोपना, मतलब ज़बरदस्ती करवाना। जैसे हमने कहा कि स्कूल में बाल जो है बच्चों के छोटे होने चाहिए, अब वो कहेंगे ये कोई बात हुई? ये तो एक हमारे पास ज़बरदस्ती हमारे ऊपर कोई चीज़ एप्लीकेबल की जा रही है। तो डिसिप्लिन रिजिड होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। अगर हम इनको ना करें फुलफिल तो क्या होता है? हमें जो है पेनल्टी पे करनी पड़ती है। तो हमें क्या याद रखना है डिसिप्लिन के रिगार्डिंग? सिंपल, इट्स अ रूल एंड रेगुलेशन एंड रिजल्ट दैट वी मस्ट बी ओबे। इफ वी नॉट ओबे देन वी मस्ट हैव इनकर्ड द पेनल्टी। ठीक है, तो ये था हमारा एक प्रिंसिपल जो हमने किया, डिसिप्लिन। अब जो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का नाम है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू जो है इसको बताना चाहूंगा। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसमें यह कहा गया है कि आप जो है अपने फायदे का छोड़कर आप ऑर्गेनाइजेशंस के बेनिफिट के बारे में भी सोचेंगे। एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये एक मैनेजर है, मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशंस के लिए रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड था। तो ऑर्गेनाइजेशन
को क्या चीज़ चाहिए थी, रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल फॉर एग्जांपल एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि शूज़ बनाना था तो लेदर जो है उनको चाहिए था। अब मैनेजर ने क्या किया, मैनेजर गया अपने रिलेटिव के, एक प्रकार से मान लेते हैं अब उसके बेटे की दुकान थी सन की, वही लेदर अगर ये मार्केट में जाता तो उसका मार्केट प्राइस होता लेदर का 150, लेकिन इसने अपने सन से खरीदा। इसने सोचा पैसे तो किसको पे करने हैं, ऑर्गेनाइजेशन को, तो वही चीज़ इसको 150 रुपये में मिल सकती थी और इसने जान करके कॉस्टली खरीदी। वही चीज़ इसने कितने में खरीदी, ये हो गया इसका परचेज प्राइस। इसने खरीदी कितने में, 200 में, जबकि ये हो कितने में सकती थी, 150 में, क्योंकि इसने किसका बेनिफिट के लिए सोचा, इसने यहाँ पे सेल्फ बेनिफिट के लिए सोचा, सेल्फ बेनिफिट के लिए या अपने बेटे के फायदे के लिए सोचा, बट ही इज नॉट कंसिडर दी organization interest. This principle says you must consider the organization interest rather than the individual interest. आप ऐसा डिसीजन लीजिए जो ऑर्गेनाइजेशन के हित में हो, ना कि आपके खुद के बेनिफिट के लिए हो। जो हमने इस एग्जांपल से समझा, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदे की सोचता तो अपने बेटे की दुकान से ना खरीदता, मार्केट से खरीदता, लेकिन इसने खुद के फायदे की सोचा, अपने बेटे के फायदे के लिए सोचा, तो इसने ये जो है 200 रुपये में खरीदा। ठीक, अब जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है इसकी बात, ये है स्केलर चेन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्केलर चेन। स्केलर चेन कहता है कि मान लो यहाँ पे है टॉप बॉडी, ये ए ऑर्डर देगा किसको, बी को, बी कांटेक्ट करेगा किसके साथ, सी के साथ, सी किसके साथ कांटेक्ट करेगा, डी के साथ, एंड डी कांटेक्ट विथ ई। इट नेवर पॉसिबल कि ए डायरेक्ट कांटेक्ट करे ई के साथ, डायरेक्ट कांटेक्ट नॉट पॉसिबल, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि ए डायरेक्ट ई से करे, या ई डायरेक्ट ए से करे, या ई डायरेक्ट बी से, या ई डायरेक्ट सी से करे। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। सेम इसी तरीके से अगर कोई बात है, ए पी को कहेगा, पी क्यू को कहेगा, क्यू आर को, आर एस को। अगर ए को अपनी बात कोई पहुंचानी है एस तक तो वो भी डायरेक्ट नहीं पहुंचा पाएगा, ए पहले कहेगा पी को, क्यू को, आर को, एस को। सेम इसी तरीके से अगर एस को अपनी कोई बात ए तक पहुंचानी है तो ये एस कहेगा किसको, आर को, आर कहेगा क्यू को, क्यू कहेगा किसको, पी को, एंड पी कहेगा ए को। ये है टॉप बॉडी और ये है लोअर। इससे जो है मान लो अगर हम बात करें, ये मान लो कंपनी का सीईओ, ये मैनेजर, ये इससे छोटा मैनेजर, ये सुपरवाइजर, ये फोरमैन। तो अगर सीईओ को, फोरमैन को कोई बात पहुंचानी है तो सीईओ पहले किसको कहेगा, मैनेजर, मैनेजर वाइस मैनेजर को, वाइस मैनेजर सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर किसको कहेगा, फोरमैन को। ये कंसेप्ट है। अच्छा, अब इसको प्रैक्टिकल लाइफ में हम कैसे देख सकते हैं, तो मान लीजिए अगर हम इसको फैमिली के एग्जांपल से देखें तो ये है मान लो घर का बड़ा, इसको हम कहते हैं कि मान लो ये घर में है हमारे बाबा, और ये जो है सन, ये लड़का मतलब पोता, ये पोती यानी कि बहन, ये सन हो गया, ग्रैंड, वैसे तो ग्रैंड सन हो गया, भाई लगा लो एक प्रकार से। ये भाई बहन है, ये मम्मी, ये पापा, ये बाबा। मान लो अगर आपको अपनी बात कोई बाबा तक पहुंचानी है तो आप पहले किसको कहोगे, भाई कहेगा किसको, बहन को, बहन किसको कहेगी, मम्मी को, मम्मी कहेंगे किसको, पापा को, और फिर पापा को अपनी बात कहाँ पहुँचाएंगे, बाबा के पास। इस तरीके से हमने समझा इसको। बट इस केस में एक एक्सेप्शन है, स्केलर चेन का एक्सेप्शन, वो क्या है, गैंगप्लैंक। एक नंबर में आ सकता है व्हाट इज द एक्सेप्शन ऑफ स्केलर चेन, तो गैंगप्लैंक इज द
एक्सेप्शन ऑफ स्केलर चेन। वैसे तो स्केलर चेन कहता है, अच्छा अगर ई को पहुंचना है आर तक तो वो कैसे जाएगा, सेम इसी तरीके से ई से ए और ये आर तक। लेकिन गैंगप्लैंक कहता है कई बार क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होता है और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इस पूरी एक चेन को फॉलो करें। तो आप क्या करेंगे, ये जो डी है अगर ये डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है किसके साथ, आर के साथ, मतलब डी डायरेक्ट किससे कांटेक्ट कर सकता है, आर से, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, सेम लेवल के। डी आर के साथ कर सकता है, बी किसके साथ कर सकता है, पी के साथ। लेकिन वन कंडीशन अटैच, इसके साथ एक कंडीशन अटैच है। वो कंडीशन क्या है, मान लो डी आर के साथ कर रहा है तो आर इन्फॉर्म करेगा किसको, क्यू को। आर इन्फॉर्म करेगा क्यू को कि मैं ऐसे ऐसे डी के साथ कांटेक्ट कर रहा हूं, और डी किसको इन्फॉर्म करेगा, सी को। डी इन्फॉर्म करेगा सी को और आर इन्फॉर्म करेगा क्यू को, अपने इमीडिएट सुपीरियर को इन्फॉर्म करेंगे। इसको हम कहते हैं इमीडिएट सुपीरियर। तो आप क्या करेंगे, अपने इमीडिएट सुपीरियर को इन्फॉर्म करेंगे, देन यू कैन कॉन्टैक्ट। तो हमने कहा गैंगप्लैंक एक्सेप्शन है, इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इस सेम लेवल के बंदे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने इमीडिएट सुपीरियर बॉस को ये जो है इन्फॉर्म करेंगे। ये था हमने स्केलर चेन। अब इसमें एक चीज़ और, इसमें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। देखो बाबा किसको ऑर्डर देगा, पोते तक ऑर्डर देगा, तो बाबा किसको कहेगा, पापा को, पापा कहेगा मम्मी को, मम्मी बहन को बताएगी और ये इसको अल्टीमेटली बताएगी। तो अथॉरिटी जो है, अथॉरिटी फ्लो, मतलब अगर अथॉरिटी की बात की जाए तो अथॉरिटी फ्लो डाउनवर्ड, ये क्या हो गई, अथॉरिटी। तो वी कैन से, क्योंकि बाबा तो ऑर्डर देगा ना, वो तो अथॉरिटी देगा, बाबा उस पापा को ऑर्डर देगा, पापा मम्मी को ऑर्डर देंगे, मम्मी बहन को ऑर्डर देगी, बहन भाई को ऑर्डर देगी, तो ये क्या हो गया, अथॉरिटी। तो वी कैन से अथॉरिटी फ्लो डाउनवर्ड। अगर काम नहीं हुआ तो कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, मम्मी रिस्पॉन्सिबल होगी पापा के लिए, पापा रिस्पॉन्सिबल होंगे बाबा के लिए। तो अल्टीमेटली वी कैन से रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो अपवर्ड। एक बार अब हम इस बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। एक बार स्केलर चेन केस में हम समझते हैं सिंपल यही कंसेप्ट कि अथॉरिटी बाबा जो है कहेंगे पापा को, पापा किसको कहेंगे, मम्मी को ऑर्डर देंगे, बाबा को क्या करेंगे, एक प्रकार से ऑर्डर देंगे। तो अथॉरिटी जो है वो फ्लो होगी क्या, डाउनवर्ड, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या फ्लो होगी, अपवर्ड। अब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है ये अब हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट प्रिंसिपल में। अभी हमने स्केलर चेन में देखा अथॉरिटी फ्लो डाउनवर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो अपवर्ड। अब ये देखते हैं असल में है क्या अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखिए अथॉरिटी है, इट इज द पावर टू कमांड अदर एंड टेक डिसीजन। मतलब ये एक पावर है जिससे हम दूसरों को कमांड दे सकते हैं और हम जो है डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार के लिए हम समझ लेते हैं, हालांकि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक बार के लिए हम समझ लेते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हमारी एक प्रकार से जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी की ये काम हमने क्यों नहीं किया जैसे। और इसमें कहा गया है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी should go hand in hand। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड, ये है बुकिश लैंग्वेज। अब रियल में समझते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके कि ये है क्या। फॉर एग्जांपल मान लो 12th क्लास के स्टूडेंट है, वो बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही है, 12th क्लास से आ रही है बहुत ज़्यादा नॉइस।
एंड प्रिंसिपल सेज टू टीचर कि आप एक बार जाओ टीचर को कहता है और बच्चों को चुप करवाओ। बट उसने ये तो कहा, लेकिन उसने इसको अथॉरिटी नहीं दी कि अगर कोई बच्चा मिसबिहेव करे तो आपको पूरी अथॉरिटी है कि आप उसको पनिशमेंट भी दे सकते हैं। इसने प्रिंसिपल ने इसको काम तो दिया, वर्क तो दिया, बट ही डज नॉट गिव रिस्पॉन्सिव अथॉरिटी। इसने प्रिंसिपल ने अथॉरिटी नहीं दी कि अगर कोई बच्चा शोर करे तो आप उसको थप्पड़ भी लगा सकते हो, आप जो है उसको पनिशमेंट भी दे सकते हो। तो अगर बच्चे चुप नहीं हुए बाय चांस, तो दिस टीचर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। क्यों रिस्पॉन्सिबल नहीं है ये टीचर? ये टीचर इसलिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्योंकि आपने इसको अथॉरिटी तो दी ही नहीं। इट मीन्स इफ यू want to respond someone else responsible कट जाएगा ना, means if you want to responsible to someone you must give first authority। आपको उसको पहले अथॉरिटी देनी पड़ेगी, तभी आप उसको जो है रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। ये चीज़ हमें जो है माइंड में रखनी है। तो हमने कहा कि प्रिंसिपल ने अगर इसको अथॉरिटी दी कि आप कोई भी एक्शन ले सकते हो, लेकिन बच्चे क्लास से आवाज़ नहीं आनी चाहिए, फिर भी क्लास से आवाज़ आ रही है, देन ही टीचर विल बी रिस्पॉन्सिबल। इसलिए कहा गया है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड। सेकेंड एग्जाम्पल और एक और लेते हैं, ये था एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल नंबर 2, हमारी जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है उसने हमको राइट दे रखा है, इनकम टैक्स अथॉरिटी यू कैन फाइल ITR, या तो आप ITR खुद फिल कर सकते हैं, फिल बाय हिमसेल्फ, या जो है आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से फिल करवा सकते हैं। और आपको इसमें खुद ही बतानी है कि आपको आपकी कितनी इनकम है, उसी पे आपके टैक्स लगेगा। एक बार के लिए हम ये समझते थे कि कुछ इनकम पे टैक्स लगता है, तो आपको खुद को ही इनकम बतानी है और आपको खुद को ही टैक्स बताना है। गवर्नमेंट ने आपको ये अथॉरिटी दे रखी है। कुछ कंडीशन में हमें हमारी जो इनकम टैक्स रिटर्न है चार्टर्ड अकाउंटेंट से भरवानी पड़ती है, उसका सेक्शन है, हालांकि आपके कोई काम का नहीं है 44AB। कुछ कंडीशन में तो कंपलसरी है, आपको CA से करवानी पड़ेगी, लेकिन वैसे नॉर्मली क्या होता है आप खुद भी फिल कर सकते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी फिल करवा सकते हैं, और आपको इसमें खुद ही अपनी इनकम बतानी है। तो अगर आप फिल नहीं करते, गवर्नमेंट ने आपको क्या दी अथॉरिटी कि आप खुद ही क्या करो, अपनी इनकम डिस्क्लोज करो, और उस इनकम को डिस्क्लोज करके उस पर क्या भरो, इनकम टैक्स। वो इनकम टैक्स आप चाहे खुद भरो चाहे CA से भरवा दो। लेकिन अगर आप नहीं करते, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको काम करने की अथॉरिटी दी, तो आप अगर टाइम पे टैक्स आपने इनकम डिस्क्लोज नहीं की, इनकम टैक्स फिल नहीं किया, देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये हम 2 एग्जाम्पल्स हैं हमने समझा। तो ये है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड, और पावर है, कमांड है खुद डिसीजन लेने की। जैसे टीचर को यहाँ पे डिसीजन लेने की पावर थी कि पनिशमेंट दे सकता है, कमांड भी दे सकता है कि आप मुर्गा बन जाओ या कुछ भी। तो ये सारा हमने अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में पढ़ा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये हमारा 14 और जो है लास्ट प्रिंसिपल है किसका, फेयोल्स का। फेयोल का लास्ट प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इस एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था यूनिटी ऑफ कमांड, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। एक बार यूनिटी ऑफ डायरेक्शन समझते हैं, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे क्या इन दोनों में डिफरेंस है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है देयर शुड बी वन हेड फॉर वन प्लान। अगर आपके पास 2 प्लान हैं तो उन दोनों के हेड अलग अलग होने चाहिए। इसको डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 प्लान हैं, एक है क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग का, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग का है एक, और एक है शूज मैन्युफैक्चरिंग का। तो आपके पास ये क्या हो गया, प्लान 1, और ये क्या हो गया, प्लान 2। प्लान 1 एंड प्लान 2। तो जो प्लान 1 का हेड है वो अलग होना चाहिए, इसका हेड और इसका हेड अलग होना चाहिए।
हालांकि लगता होगा थोड़ा सा यूनिटी ऑफ कमांड से मिलता जुलता तो है, क्या फ़र्क है, अभी समझते हैं। इसने बात की दोनों का हेड अलग अलग होना चाहिए। ले मान लो अगर क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग वन हेड, इसने कहा एक हेड होना चाहिए एक ही प्लान का। मान लो क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग के हमने दो हेड बना दिए, हेड 1 और हेड 2, तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? हेड 1 ने ऑर्डर कर दिया कि रॉ मटेरियल यानी कि कुछ कपड़ा लेके आओ, रॉ मटेरियल एक बार हम वर्ड यूज़ करते हैं, लेके आओ कपड़ा वगैरह, इसने ऑर्डर कर दिया। हेड 2 को पता नहीं था और हेड 2 ने क्या किया, इसने भी जो है रॉ मटेरियल ऑर्डर कर दिया। हेड 1 ने भी रॉ मटेरियल ऑर्डर कर दिया, हेड 2 ने भी। इसको हम कहेंगे ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज। मतलब एक ही एक्टिविटीज का दो बार होना इज कॉल्ड ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी। एक एक्टिविटी का दो बार होना। अब यूनिटी ऑफ कमांड कहता था ऑर्डर की, ये कहता था ड्यूल ओनली फ्रॉम कमांड मिलनी चाहिए आपको वन सुपीरियर से। इसका मतलब ये कहता था कि एक ही बॉस होना चाहिए, एक पर्सन के ऊपर सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए। ये बात करता था इसकी पर्सन्स की, और ये बात कर रहा है किसकी? एक्टिविटी की। तो यूनिटी ऑफ कमांड ने कहा कि सुपीरियर एक होना चाहिए, और इसने क्या कहा? वन हेड फॉर वन प्लान। सेकंड, इसने प्रिवेंट ड्यूल सबऑर्डिनेशन, दो सबऑर्डिनेट नहीं होने चाहिए। और ये क्या करता है? ओवरलैपिंग ऑफ वेरियस एक्टिविटी, दो एक्टिविटी को ओवरलैप होने से बचाता है। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एम्प्लॉय पे इफेक्ट डालेगा। इस एम्प्लॉय के ऊपर दो बंदे काम कर रहे हैं तो इसको इफेक्ट डालेगा, इसका मोरल डाउन होगा, ये फ्रस्ट्रेट होगा, इरिटेट होगा। लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन किसको इफेक्ट करेगा? एंटायर ऑर्गेनाइजेशंस को। ये यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में फर्क था। सिंपल, फिर से एक सुपीरियर से कमांड मिलनी चाहिए। ये बात करेगा सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, ये भी हम इसमें कह सकते हैं। ये बात करेगा सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। तो ये बात करता है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप की। ये कहता है एक प्लेन के ऊपर एक हेड, सबऑर्डिनेशन नहीं होना चाहिए, दो सबऑर्डिनेशन नहीं होनी चाहिए, डबल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। और ये इंडिविजुअल एम्प्लॉय पे, ये एंटायर ऑर्गेनाइजेशन पे। ये हमने फ्योल के 14 प्रिंसिपल बहुत ही अच्छे से किए। अब जो है हम इसकी केस स्टडी जितनी भी होंगी वो सोल्व करेंगे। और आई प्रॉमिस, अब जब हम केस स्टडी सोल्व करेंगे और आप इन 14 प्रिंसिपल को अच्छे से एक बार देख लेंगे, नोट्स बना लेंगे इनके, और फिर आप इनकी केस स्टडी मिनटों में, चुटकियों में सोल्व कर देंगे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी केस स्टडी करेंगे। पहले टेलर के कुछ प्रिंसिपल समझेंगे, या फिर हम जो है केस स्टडी देखते हैं, या फिर आप लोग जो है गाइड करिए कि पहले हम फ्योल की केस स्टडी करें या टेलर के करके फिर केस स्टडी को जो है हम सोल्व करें। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।